हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 हिंदी के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है और इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। वर्तमान विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को आरंभ से सुंदर संचित और खाद मिल जाती है, वह पुष्पित होकर पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय और नियमन के साँचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक है, जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? विद्यार्थी को, विद्यार्थी काल को, पाठशाला को, नागरिक को। यहाँ पर देखिए, वर्तमान विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो खा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, मन लगाकर पढ़ने से विद्यार्थी को क्या लाभ होता है? उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मन प्रसन्न रहता है, वह स्वस्थ रहता है, उसे ज्ञान मिलता है तथा मानसिक विकास होता है। यहाँ पर देखिए, यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। सही उत्तर है घा। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी की तुलना किससे की गई है? वृक्ष से, ज्ञान से, संस्कार से, अनुशासन से। यहाँ पर देखिए, वृक्ष से की गई है। सही विकल्प है का। चौथा प्रश्न है, सभ्य नागरिक के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? कष्ट सहन करने की, अच्छे स्वास्थ्य की, श्रम, अनुशासन, समय और नियमन की, प्रसन्नता की। यहाँ पर देखिए, श्रम, अनुशासन, समय और नियमन की। सही उत्तर है गा। पांचवा प्रश्न है, पुष्पित में प्रत्यय है ता, पित, इत, शिप्त। सही विकल्प है इत। पुष्पित में इत प्रत्यय है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। काव्यांश है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उसकी डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। यहाँ पर भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बच्चा यमुना नदी के किनारे किस पेड़ के होने की बात कहता है? नीम के, कदम की, बरगद की, पीपल की। यहाँ पर लिखा हुआ है यह कदम का पेड़, इसलिए सही उत्तर है कदम्ब। दूसरा प्रश्न है, बच्चा अपनी माँ से क्या लेने की इच्छा व्यक्त करता है? गेंद, बांसुरी, गुड़िया, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। सही उत्तर है बांसुरी। तीसरा प्रश्न है, बच्चा पेड़ की डाली पर बैठकर क्या करना चाहता है? फल खाना, फूल तोड़ना, गीत गाना, बांसुरी बजाना। सही विकल्प है घा, बांसुरी बजाना। चौथा प्रश्न है, बांसुरी की कीमत गद्यांश में कितनी बताई गई है? 5 पैसे, 3 पैसे, 2 पैसे या फिर 4 पैसे। कविता में है, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, इसलिए यहाँ पर उत्तर है 2 पैसे। पांचवा प्रश्न है, इस काव्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है? बालक की अभिलाषा, बांसुरी, कदम्ब का पेड़, कन्हैया। सही शीर्षक हो सकता है कदम्ब का पेड़। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ्य पुस्तक से दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अनुच्छेद है, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इस कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही
सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए क्या क्या व्यवस्था है? खा विकल्प सही है, अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, किन लोगों का मन सब समय पवित्र नहीं होता? जो हंसी मजाक और दूसरों को हमेशा उल्लू बनाने में लगे रहते हैं, जो कृषि उद्योग और वाणिज्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने में लगे रहते हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक सुचारू रूप में लक्ष्य से प्रेरित हैं, और अंतिम है खा और गा दोनों। सही विकल्प है खा और गा दोनों। तीसरा प्रश्न है, भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है? यहाँ पर देखिए, सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। सही विकल्प है धर्म के रूप में। चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार किसे धोखा नहीं दिया जा सकता? यहाँ पर देखिए, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। सही विकल्प है धर्म को। पांचवा प्रश्न है, लोग किससे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं? यहाँ पर देखिए, यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। उत्तर है कानून की त्रुटियों से। चौथा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पंक्ति है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने भगवान के डाकिए किसे कहा है? घोड़े को, हाथी को, बादल को, पक्षी और बादल को? पक्षी और बादल को। घा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? बाँचने का मतलब है पढ़ते हैं। चिट्ठियाँ, किताबें, अखबार, कविता। यहाँ पर देखिए, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। सही विकल्प है चिट्ठियाँ। तीसरा प्रश्न है, एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं? आदमी, भगवान के डाकिए, पानी या पंखा? सही विकल्प है भगवान के डाकिए। चौथा प्रश्न है, भगवान के डाकिए की लाई हुई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? कोयल, कौवा, हम, पेड़ पौधे पानी और पहाड़? पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना गया है और इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को बाँचने का काम पेड़ पौधे पानी और पहाड़ करते हैं। सही विकल्प है घा, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। पांचवा प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है भगवती शरण शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, नरोत्तम दास। सही विकल्प है का, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी एक वस्तु के लिए पैसे ना लेकर किसी दूसरी वस्तु को लेना, अर्थात वस्तु की जगह वस्तु लेना। उत्तर इस तरह हो जाएगा, वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपए पैसों के स्थान पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना। जिस तरह से बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज व कपड़े लिया करता था, वस्तु विनिमय की पद्धति गांवों में प्रचलित है। दूसरा प्रश्न है, लेखक को गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद क्यों हो आई? लेखक को गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद इसलिए आ गई क्योंकि जब वो बस पर बैठे तो बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। उसके कोई भी पुर्जे, कोई भी भाग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। उत्तर हो जाएगा, जब लेखक ने बस के चलने पर उसके किसी भी हिस्से का आपसी सहयोग ना देखा तो उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन अर्थात भारतीयों द्वारा अंग्रेज़ों का साथ ना देना याद आ गया और बस का सही रूप से ना चलना, बार बार रुक रुक कर चलना अर्थात विरोध प्रदर्शित करना लेखक को सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद दिलाने लगा। तीसरा प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर है, कवि अपने आने को उल्लास कहता है क्योंकि किसी भी नई जगह पर जाने से उसे खुशी मिलती है तथा उस स्थान को छोड़कर जाते समय दुख होता है और इसीलिए आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह अन्य लोगों को खुशियां बांटता है जिससे वे अपना दुख भूल जाते हैं। जब वह जाता है तो वह
यह दुख लेकर जाता है कि ये खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। चौथा प्रश्न है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कावित्री ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, कविता में कावित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका लेकर घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला हाथ है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। पांचवा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने के लिए तैयार इसलिए है क्योंकि वह अपने और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है जो उसे सुरक्षित रखेगा। उत्तर इस प्रकार होगा, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इस वजह से है कि वह इन तिनकों से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। सूर्य डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वह चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? अहमदनगर के किले से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हैं, लेकिन मुख्य घटना यह है कि वह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही किसी आदमी ने कर दी थी। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने के कौन कौन से कारण थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण माने जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण थे, जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण आदि। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ। तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी कुंभ के स्नान पर्व पर हैरान क्यों हुए थे? उत्तर है, विशाल कुंभ स्नान पर्व को देखकर नेहरू जी को हैरानी होती थी कि इतने वर्षों से लगातार इस गंगा स्नान का महत्व बना हुआ है। भारत की असंख्य पीढ़ियों का इस नदी के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। प्रश्न 6 का अंतिम प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के समीप कैसे आई थीं? उत्तर है, तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया था। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न व्याकरण से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश के उत्तर में हिमालय एक पहरी की भांति खड़ा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहला देश, दूसरा प्रहरी, तीसरा हिमालय और चौथा खड़ा है। यहाँ पर सही विकल्प है हिमालय। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द बहुवचन का सही रूप है? दिशाओं, दूसरा लड़कियाँ, तीसरा नागरिकाओं और चौथा है परिस्थितियाँ। सही विकल्प है परिस्थितियाँ। ये शब्द सही नहीं लिखे हुए हैं, अशुद्ध हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में किसमें विशेषण विशेष का सही संबंध है? विस्तृत भूभाग, अमन चैन, गुणदोष, खेती बाड़ी। ये विशेषण है और ये है विशेष, इसलिए सही विकल्प है का। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में किस शब्द की वर्तनी सही है? परीक्षा, ये गलत है। विपत्ति, ये भी गलत है। विरुद्ध, भूगोलिक, यहाँ पर केवल विरुद्ध सही लिखा हुआ है, इसलिए सही विकल्प है का। पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। रेखांकित में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। यहाँ पर सही कारक है करण कारक। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनिए। प्रेम, अध्यापक, अपनापन, हिंद महासागर। सही विकल्प है अध्यापक। सातवां प्रश्न है, प्रत्यूष आजकल ध्यानपूर्वक पढ़ता है में संज्ञा शब्द कौन सा है? आजकल ध्यानपूर्वक प्रत्यूष पढ़ता है। प्रत्यूष नाम को संबोधित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा शब्द है गा प्रत्यूष। आठवां प्रश्न है, मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं खोनी चाहिए। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। मनुष्य अपनी मनुष्यता खोनी चाहिए। भाववाचक संज्ञा है मनुष्यता। नौवां प्रश्न है, विद्यालय शब्द का संधि विग्रह कीजिए।
यहाँ पर केवल गा विकल्प सही लिखा हुआ है, बाकी में अशुद्धियाँ हैं, इसलिए सही विकल्प है विद्या प्लस आलय। 10वां प्रश्न है, जिसका अंत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अंतिम, प्रारंभ, अनंत, अंततः। जिसका अंत न हो वो शब्द है अनंत। 11वां प्रश्न है, उदार का विलोम शब्द लिखे। अनुदार, दयालु, उपकारी, वीर। उदार का विलोम शब्द है अनुदार। 12वां प्रश्न है, रामचरितमानस हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। रेखांकित संज्ञा का भेद बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। सही विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। पहला है, फीस माफ़ी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। और अथवा में है, मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 9 में है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला है, मेरा सबसे प्यारा त्यौहार। दूसरा है, विज्ञान के चमत्कार। तीसरा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्रश्न नंबर 10 है, पर्यावरण संरक्षण पर 2 मित्रों के बीच हुई बातचीत पर एक संवाद लिखिए। अथवा मेट्रो में यात्रा कर रहे 2 यात्रियों के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करना है। आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि पत्र आपको कौन से कराए गए हैं, अनुच्छेद कौन सा कराया गया है और संवाद लेखन कौन से कराए गए हैं, उन्हें अवश्य लर्न करिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।